हिमालयन डायलॉग्स के सभी सुनने वालों को नमस्कार। सेगमेंट लेकर आए हैं हिमालयन हार्ट, और हिमालयन हार्ट में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। मुनस्यारी हाउस करके एक महिलाओं का समूह बहुत ही लोकप्रिय है। ये आपका जनजाति बहुल क्षेत्र में आता है और ट्राइब को सरकार भी बहुत सारा सब्सिडी दे रही है, बहुत इम्पोर्टेंस दे रही है। तो मुनस्यारी हाउस इस समूह को जो सहयोग कर रहे हैं, एक पुरुष साथी हैं, प्रयाग रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार। तो आपकी माता जी हैं चंद्रा जी, जो इस हाउस को चलाती हैं, और साथ में बहुत सारी महिलाएं मिलकर इस समूह को चला रही हैं। बहुत लोकप्रिय ये समूह है और इसके बहुत जगह पे इसके सेंटर्स खुले हुए हैं। तो इस बहाने आज हम जानते हैं कि जो बहुत सारे समूह चल रहे हैं पहाड़ों में, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि लखपति दीदी योजना हम लाएंगे और समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है। तो कितना कारगर हो रहे हैं, क्या वाकई में कुछ कमाई महिलाओं की इससे हो रही है या नहीं हो रही है, दिक्कतें कहाँ पर हैं? कुछ प्रयाग जी सीधे पहाड़ से कुछ डायरेक्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे अपने अनुभव साझा करेंगे। प्रयाग जी, हिमालयन डायलॉग्स सुनने वाले सभी लोगों की तरफ से आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैम। जी मैम तो समूह को सबसे पहले थोड़ा सा बता दीजिए, ये मुनस्यारी हाउस क्या है, इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं और कब आपने काम शुरू किया था इसमें? जी थैंक यू मैम। मुनस्यारी हाउस हमने मैम पहले हमारी माता जी का जो है, हमारे जो पूरे यहाँ के प्रमुख सचिव मुख्य सचिव आर एस टूलिया साहब थे, उनके समय पे महिला समूह खुली, गांव-गांव में खुले थे। तो हमारी माता जी भी उनके साथ में काम भी करते थे। तो धीरे-धीरे हमने जब देखा कि वहाँ पर एक तारा पंक्ति मैडम है, वो भी इन समूह को लेकर दिल्ली, नैनीताल वगैरह आते रहते थे। तो हमने भी उसमें फिर देखा कि हम दिल्ली में रहे, तो हमने कहा जो वहाँ के समूह है, लोग हमें पूछते थे, आदमी कहीं पे भी मिलता है तो पहले ये परिचय एक-दूसरे का जानता है। और जैसे हमने कहा मुनस्यारी से हैं, तो पहले लोग राजमा की डिमांड करते थे, फिर जो वहाँ की जम्बू या कोई अन्य मसाले फेमस है उनकी डिमांड करते थे। और धीरे-धीरे जो वहाँ के दुर्लभ जो डॉग्स हैं, हिमालयन शीप डॉग, उसके लिए भी क्वेरी करते थे। तो हमें लगा कि अगर हम इस पे एक अच्छा विपणन कॉन्सेप्ट खोलें, तो शायद लोग लेने लग जाएँगे। तो धीरे-धीरे फिर लोग हमसे जुड़ते गए और हमने फिर इसको जो है ख़ासकर जो हमारी जो ट्रैप्स इंडिया एक पूरे भारत केंद्र सरकार की शाखा है, उसको भी हमारा हमने पंजीकरण कराया। तो फिर हम दिल्ली या अन्य जगह भी उन्होंने हमको इन्विटेशन दिया और फिर हम अपने सामानों को वहाँ पर से विपणन के लिए ले जाने लग गए। तो इसमें हमारे पूरे परिवार के और अपने गाँव, मेरे गाँव जलद की महिलाओं ने भरपूर सहयोग किया और महिलाएँ इस पे कार्य कर रही है। लेकिन थोड़ी-सी इमीडिएटली जल्दी इसमें लाभ नहीं मिल पाता है। थोड़ा लगे, निरंतर लगने पर हम वहाँ के हर्ब्स पे, जड़ी-बूटी पे, मसालों पे, ऊनी कारोबार पे लगातार कार्य कर सकते हैं। पहले जो था वो मुनस्यारी में ऊनी कारोबार भेड़ के ऊन पे होता था। वर्तमान में इसको अंगोरा ने अडॉप्ट कर लिया है और लगभग एक पर्यावरण प्रोजेक्ट चली थी मुनस्यारी में, तो उन्होंने जो है एक सफ़ेद अंगोरा खरगोश और व्हाइट और एक ब्राउन रैबिट लाए थे, तो उसके बाद भूरे और सफ़ेद अंगोरा पर ही वहाँ पर कार्य हो रहा है। तो ये वर्तमान वहाँ पे पाले जा रहे हैं पाले जा खरगोश? रहे हैं मैम। लगभग अच्छा। 95 के दशक में आसपास ये खरगोश आए और अब से लेकर लगातार ये खरगोश पे अंगोरा बहुत ही बढ़िया अच्छा। रिस्पॉन्स चल रहा है और लोग लगभग हर गाँव में 50 से 100 महिलाएँ टोपी, दस्ताने, मोजे बनाकर अपने बस अच्छा, रोज़गार पे अच्छा। कार्य कर रही हैं। तो खासियत ये है कि भेड़ का ऊन थोड़ा-सा भारी होता है, लेकिन गर्म तो काफ़ी होता है वो भी ना? हाँ, गर्म दोनों में है, हुँ। लेकिन अंगोरा के ऊनों में फिर भी देखते हैं कि उसके रेशे निकलते हैं। भेड़ के ऊन में रेशे या बाल गिरने के चांसेस कम रहते हैं। भेड़ का ऊन थोड़ा-सा रफ होता है, इसलिए लोग कम इस्तेमाल करते हैं। अंगोरा सॉफ्ट होता है, तो अंगोरा को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर इससे ऐसा तो नहीं हुआ कि भेड़ के ऊन का वो कुछ खपत कम हो गई, हाँ, वो लुप्त होने की उस कगार पे पर प्रभाव है? हो रहा है। कई बार सोशल मीडिया पे आप वीडियो देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो शेफर्ड है चरवाहे, मैं चरवाहे फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो वर्तमान में ऊन की गत खराब है। सरकार उसमें कई बार योजनाएं चलाती है, लेकिन वो ग्राउंड तक जा पाती है, नहीं जा पाती है, वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ के ऊन लगभग मुझे लगता है कि 10% भी यूज में आता हो, बाकी नहीं आ पाता है। तो अंगोरा पे लोगों को ज्यादा ध्यान है और अंगोरा पे लोग लाभ ले पा रहे हैं। तो भेड़ें भी पहले से कम हुई होंगी काफ़ी? हाँ मैम, क्योंकि कठिनाई बहुत है उसमें। मैं अभी भी कुछ जो चरवाहे लेके भाबर आ रहे हैं या ग्रीष्म मध्यकाल में बुग्यालों पे जाते हैं, तो उनके दर्द को समझता हूँ या देखता हूँ, जाता हूँ, तो कुछ हेल्प भी हम करते हैं, हमारे समूह के लोग करते हैं। तो पहले जो झुंड थे मवेशी चरवाहों के, लगभग 8 या 10 जो है बागेश्वर के रास्ते आते थे और हमारे जो पिथौरागढ़ के लोग थे टनकपुर चंपावत जाते थे, वो अब नगण्य रह गए। तो मुश्किल से लगता है कि जो पहले लोगों को 200, 250, 300 चरवाहे यात्रा करते थे, अब सिमट के 20 या 25 या 50 में रह गई है। वो गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, या हिमालय से लेकर हिमालय परिक्षेत्र में जहाँ-जहाँ भी होता है, नेपाल, तिब्बत और इधर हिमाचल है और उत्तरकाशी है, चमोली है, तो थोड़ा कम हो गया है। हम देखते ही नहीं है। पहले से तो जब हम छोटे थे तो बहुत सारे झुंड दिख जाते थे भेड़ों के, कुत्ते भी होते थे साथ में, डर लगती थी जिनसे, है ना? अब दिखते नहीं है। तो फिर अंगूरा वाला जो आपको एक्सपेरिमेंट था, ये आपको अच्छा भी लगा और इससे अच्छी इनकम भी हो रही है और इसको लोग पसंद भी कर रहे हैं? पसंद भी कर रहे हैं। कार्य के लिए मैम थोड़ा-सा क्या कि पहाड़ों का जो अभी चला है, अभी फिर हमारे लास्ट ईयर
उत्तराखंड के लगभग 12 प्रोडक्टों को और जीआई टैग मिला है। इससे पहले 2019 के आसपास 20 के आसपास सबसे पहले उत्तराखंड को तेज पत्ता में जीआई मिला था। उसके बाद भोटिया दन में मुनस्यारी राजमा को, भोटिया थुलमा को और चूड़ा ऑयल को, रिंगाल क्राफ्ट को ये जीआई मिला था। कॉपर क्राफ्ट को मिल गया, उत्तराखंड में एपन को मिला है। इस बार बुरांस को, मडवा को, झमोरा को, माल्टा को, काफी को और जीआई मिला है। तो जिसमें गुणवत्ता लाके हम उसको अगर अच्छी पैकेजिंग में बेचते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं तो वो आप महंगे से महंगा भी उसको बेच सकते हैं और आर्थिक लाभ ले सकते हैं। क्या बात है। तो जीआई टैग मिलने के बाद से उत्साह है कि अब एक ज्यादा मन कर रहा है कि करें काम कुछ, क्योंकि ज्यादातर जिनको जीआई टैग मिला ये आपका बहुल जनजाति बहुल क्षेत्रों के ही हैं। अगर आप देखें दन, थुलमा, ये सब चीजें, तो एक उस कम्युनिटी के बीच में एक उत्साह है कि हम कुछ बेहतर योगदान दें। जी जी, नहीं, भारत सरकार की तरफ से लगभग जनजाति बहुल्य क्षेत्र के लिए, अनुसूचित जनजाति बहुल्य जो भी कलाकार वर्ग है, आर्टिसन है, शिल्पकार है, अन्य सभी के लिए योजनाएं आती है। कुछ योजनाओं तक पहुंच जाती है, कोई पहुंचते पहुंचते रह जाती है, तो कुछ में उसमें कलाकार की भी कमी रहती है। जी, जी, जी। तो उस वजह से जो है कार्य नहीं हो पाते। तो मैंने जब देखा, महसूस किया है, तो बार बार सरकार उस कलाकार को हर जगह रिपीट करती है। तो मुझे लगता है अगर हर जगह नए कलाकार को कुछ मौका दिया जाए या कोई आना चाहे, पहले तो आने की भी समस्या है। हम लोग देखते हैं, मैं थोड़ा बहुत दखलंदाजी इन कामों में लेता हूँ। आफ्टर अपने सेवा के बाद भी अगर मुझे समय लगता है तो मैं इसके बारे में सोचता हूँ, इसको गहनता से विचार करके इसको धरातल में लाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने भी महसूस किया कि लोग थोड़ा कार्यदक्षता या कर्महीनता की तरफ है पहाड़ों में, इसीलिए बाहर के लोग इसमें थोड़ा सा दखलंदाजी कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो हमारे लोग और महिलाएं भी इसमें और बढ़ चढ़कर हिस्सा अभी भी ले रहे हैं, और हमारे साथ में महिलाएं ज्यादा लोग जुड़े हैं। तो पुरुषों को भी हम कभी कभी ऑफर करते हैं, कुछ कार्य है जो पुरुष बेहतरी कर सकते हैं, तो कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग टाल मटोली करते हैं। अगर टाल मटोली का जिम्मा न रहे तो हम इसमें बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जिस प्रकार अगर हमने खुद मिलके 4-5 एक अच्छी ब्रांडेड शोरूम खोल रखी है, कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं परिक्षेत्र में मैंने देखा है, रहवासी करके एक अच्छा उभरता हुआ एक कार्यक्रम ग्रोथ सेंटर है जो फार्मरों के साथ काम कर रहे हैं। मछली पालन कोई टफ काम नहीं, आप कर सकते हैं। और जो हब्स है, जो दुर्लभ भी है और अपने आप जंगलों में होता है, जखिया बहुत स्वादिष्ट मसाला है, उसको कोई मेहनत नहीं करना है, एक बार आप फेंक देते हैं वो उग जाता है, वो भी लाभ का है। कैमोमाइल आप उल्टे हाथ बोइए, वो लाभ देगा, और एक बार बोइए आप 5 साल तक फसल देगा। लेमन ग्रास ऐसा 1 टाइम बोने वाला फसल है। रोजमेरी ऐसी है, ये सब एरोमेटिक प्लांट है, सगंध पादप है। तो ये जितने भी हर्बल है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता भरपूर मात्रा में होती है। तो इनमें आप अच्छा रोजगार ले सकते हैं। लोग ऑनलाइन इसको 10 ग्राम को चाहे 100 रुपए तक भी बेच रहे हैं, तो आप कम में बेचिए। शुरुआत करने के तौर पर आप कम से शुरुआत कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि कितनी सारी संभावनाएं जो है प्रयाग जी बता रहे हैं कि इतना सब कुछ पहाड़ों में है, बस करने वालों की कमी है। तो इसी को थोड़ा सा और समझते हैं कि जैसे हम खूब हल्ला कर रहे हैं कि पहाड़ में जंगली सुअर आ गए हैं, बंदर आ गए हैं, जो लोग रहना भी चाहते हैं उनके भी रहने की गुंजाइशें बिल्कुल खत्म हो रही हैं। लेकिन प्रयाग जी की थ्योरी कुछ और कहती है। तो प्रयाग जी, थोड़ा सा अपने अनुभव बताइए कि आप क्या कहते हैं कि क्या जंगल, क्या बंदर और सुअर बहुत नुकसान नहीं कर रहे हैं? क्या उनके रहते हुए रहना संभव है पहाड़ में? आप नहीं, हम तो शुरुआत में हमने प्राइमरी पाठशाला दरकोट, मिलम दरकोट उसका नाम है, तो वो जब माइग्रेशन में वो स्कूल मिलम शिफ्ट होती थी, और जब हम शरद काल में नीचे आते थे उसका प्राइमरी पाठशाला मिलम दरकोट लिखा हमारे, जो भी हमारे 5-5 का सर्टिफिकेट मिला है। तो हम स्कूल से आते आते भी अपने खेत से बंदर भगाते थे। अपने खेत के साथ किसी अन्य के खेत में बंदर आया है, या उजाड़ जाना बोलते हैं ना, किसी अन्य की मवेशी अगर किसी खेत में घुस गया है तो हम भगाते थे। अब लोगों में ये सोच कम रह गई है, आदमी नहीं भगाता है, देखे रहता है, धुआं देखने की आदत है। हम लोग मैक्सिमम जो पहाड़ के लोग को मैं देखता हूँ, कुछ तो मेहनत करते हैं, और इतने लोग तमाशबीन है, मतलब देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो बंदर तो पहले भी होते थे, और बंदर का चिड़िया का हिस्सा बताते हैं, अगर जो किसान है वो रखता है। जैसे हम सुबह में खाना खाते हैं ना, हिस्सा प्रभु के नाम से किसी के नाम से रखते हैं, तो खेती बाड़ी वाले लोग भी जो है चिड़िया को ऐसे ऑटोमेटिक गिर जाता है। पहले तो स्वतः प्रकृति में ऐसा कि कुछ फूल पहले खिल जाते हैं, कुछ फूल बाद में खिलते हैं। ऐसी फसल अनाजों का भी है, जो कि समय से पहले खिल जाते हैं, ऑटोमेटिक गिर जाते हैं, वो चूहे के हिस्से में या चिड़िया के हिस्से में, या जो अन्य भी जानवर हम पे, कृषि पे, अन्य पर आधारित है, तो वो खा लेते हैं। तो मुझे लगता है बंदर को भगाने के बहुत आंशिक तरीके हैं। अगर हम गांव में अगर झुंड बना के भी बंदर से देखभाली कर सकते हैं। रात में चौकीदारी करके हमने सुअर भी भगाए हैं, और पहले तो बैन नहीं था, उनको जो अन्य तरीके से भी बेदखली किया जा सकता था। तो अब जो है अगर आप दिखाते हैं, हम तार लगा के भी, कंटर बजा के भी, रात में एक लंबी सी डोरी घर पे रख के ऐसे बजा के भी भगाते थे। तो उतना था पहले भी, मवेशी जंगली जानवरों का खतरा रहता था। लेकिन अब लोगों में थोड़ा रुचि कम हो गई, तो मेहनत तो हो सकती है। भगाने वाले लोग भी तो गांव में हुआ करते थे ना, आज बाखली पूरा ताला लगा हुआ है, तो इक्के दुक्के लोग हैं। ये भी तो संकट है कि भगाने वाले लोग भी नहीं बचे। नहीं, कुछ सफल होके, या कुछ लोग फैशन में हल्द्वानी या नगरों में बस चुके हैं। लेकिन अभी भी मेरे गांव की आबादी में ज्यादा अंतर नहीं आ रखा है। तो जिस हिसाब से पहले जो है 60 फैमिलियां थी, तो अब 70 हो गई। अच्छा। तो हम लोग बढ़े,
तो जो नए आबादी थे, जो लोग किसी कारण से शहर में नहीं आ पाए या वहीं पे काम कर रहे हैं, उनके बच्चे तो वहीं पे है। तो मेरे गांव में तो आबादी तकरीबन वही है। तो लोग थोड़ा में, लेकिन उन लोगों में ये तो शिक्षा। वजह क्या रही इसकी कि लोग स्वरोजगार से जुड़े हुए थे, इसीलिए पलायन कम हुआ? हाँ, काम खेती बाड़ी थी ना, खेती बाड़ी अब थोड़ा कम हो गई है। मैं अभी हम्म। बीच में कहीं पे ये बागेश्वर बेल्ट के किसी तकनार गांव में गया था, तो वहां पर तो अच्छी फसल थी। एक घर में लगभग 20 मधुमक्खियों के डब्बे रखे हुए थे, अच्छा। और एक वो महिला थी, जबकि उसके घर में पुरुष कहीं बाहर है या नहीं थे। मैंने पूछा था माता जी से, तो मधुमक्खी पे भी आप काम कर सकते हो, कम खर्चे वाला काम है। और आप अरोमेटिक सघन पादपों पे काम कर सकते हो, उसमें कम खर्चा है, जो जंगली जानवर से खतरा नहीं है। कितने फसल तो ऐसे हैं हमारे पास, हल्दी है आप लगाइए, लेमन ग्रास लगाइए, रोजमेरी लगाइए, जो से जंगली जानवर प्रभावित नहीं करते हैं। गडेरी लगाइए। कुछ फसलें हैं जिनको ये जंगली जानवर नुकसान करते, कुछ नहीं करते, उस पर भी खेती कर सकते हैं। खरीदार बहुत है, थोड़ा सा मेहनत करने की तो कॉन्सेप्ट। आपका कहना है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे हम एकदम हल्द्वानी में आ गए हैं और हर परिवार भी आ जा रहा है यहाँ, भले ही वो कैसी भी कंडीशंस में रह रहा हो, किराए पे रह रहा हो, लेकिन एक शौक बन चुका है, उसको हम लोग खत्म करें, है ना? उस नैरेटिव को हम लोग खत्म करके एक दोबारा पहाड़ लौटें, और इतनी सारी संभावनाएं पहाड़ में है, उन सबको हम लोग एक्सप्लोर करें, उन पर काम करें। जी, मैं कई बार जैसे कोई महिला काम करी तो उसके नौजवान बच्चों से पूछता हूँ कि आप कितने में पढ़ते हैं या क्या करते हैं, तो अमूमन अब लोग हम मोबाइल के आदी हो गए, मैं भी हो सकता हूँ उसमें आदी हो सकता हूँ, तो वो समय नहीं दे पाते मोबाइल की वजह से। और मैंने जब पूछा कि यार बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, तो बोला वो पढ़ाई कर रहे हैं जबकि मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो फिर धीरे धीरे अगर उस बच्चों को हम उस बारे में सिखाएंगे, बेसिक जान देंगे, और गाँव के लोगों को सफल होना चाहते हैं, कई बार हमसे शोध के विषय में जानकारी लेने आते हैं, तो जो लोग हम हल्द्वानी या किसी भी शहर में बसे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है कि वो किसी गांव वाले को गांव में रोकने में क्या जिम्मेवारी निभा सकता है, भूमिका निभा सकता है। तो मैंने उसमें ये देखा, मैं मगर आज कई पीएचडी, आजकल एक आम फैशन भी है, डिग्री भी लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उस पीएचडी करने के बाद उस पीएचडी करने में जो सहायक रहते हैं उनके पास तक जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो अगर हम ये करें, या जिसने अगर किसी भविष्य में हमारे पिछले जीवन में जो हमने बीत चुके हैं उसमें अगर सहयोग किया है, उनको पूछे, उनको वहां पर जीवित रखें, तो मुझे लगता है वो गांव में रुकेंगे तो शायद हमको लाभ भी देंगे कुछ न किसी तरह से, और उसको भी हम जिंदा रख सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रयाग जी, आप इतना काम कर रहे हैं, इतना अनुभव आपका है इन उत्पादों को लेकर, किसी स्कूल वालों ने, किसी कॉलेज वालों ने कभी आपको बुलाया लेक्चर देने के लिए अपने वहाँ? नहीं, कई लोगों ने बुलाया भी है, लेकिन अच्छा। हम कई बार किसी कारण से नहीं भी जा पाते हैं। अच्छा। अब दूसरा उनके ना लेक्चर का फैशन से हम दूर रहना चाहते हैं। अच्छा। अब मैं कई बार माइकों में नहीं आना चाहता। अच्छा। तो पंगा ये हो जाता है समस्या कि पहले तो ये कि आप माइक से आने के बजाय पहले ग्राउंड में कितने लेवल में होते हैं, तो वहीं से दिख जाता है। क्योंकि हमने आज के डेट में, मैं या मेरे जो समूह है, मेरी जो माताजी, इसलिए खुशी रहती है कि वैसे तो हमने जिन लोगों को काम किया वो आज खुद की अपनी दुकानें चला रही है। महिलाएं तो उन्होंने अपना सेपरेट खोल दिया है, वो किसी भी कारण से हमसे अलग हुए। तो मैं इसलिए खुश रहता हूँ कि जिसने अगर हमारे साथ काम किया, मेरे माता जी के साथ काम किया है, अगर वो आज को अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस उस पर आया और अपनी दुकान हमारी तरह सेम दुकान चला रही है, तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि मैं किसी को एक बार उत्तराखंड के पहाड़ में रोजगार देने में सफल हुआ हूँ। तो मुझे एक नहीं, कॉलेज और स्कूलों में बुलाने का मकसद एक ये भी है कि हम नई पीढ़ी तक, हम नई पीढ़ी के सामने एक ऐसा आदर्श क्यों नहीं स्थापित कर सकते हैं कि ये भी हमारे शिक्षक, और असल शिक्षक ये हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं, है ना? तो एक मिसाल के तौर पर तभी उनके अंदर भी वो बीज पैदा होगा कि यार मैं भी पढ़ के अमेरिका या बाहर अब्रॉड जाने के बजाय अपने, या कोई कंपनी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बजाय अपने गांव में ये खेती बाड़ी को अपने प्रोत्साहन करूं। तो ये एक मिसाल के तौर पे। हाँ, ये तो है। मतलब मैं देख रहा हूँ हमारी राज्य सरकार क्या केंद्र सरकार बहुत पैसा भी खर्च कर रही है और बल भी दे रही है और लगे भी है, लेकिन वो मेन मतलब जो एक जागरूक है उस तक नहीं पहुंच पाते या रुचिकर नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, सरकार अपनी तरफ से पूरी में लगी है। हमने तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, हमें किसी चुनाव से सिलसिले में गए थे, तो एक लड़का मुझे मिला था, तो उसको मैंने देखा तो उसमें भारी उत्सुकता थी, तो उसको मैंने बोला, वो कई दिन उसने मेरे साथ काम किया, महीने 2 महीने, बागेश्वर क्षेत्र का। आज वो मेरे साथ रहने में और उसकी मेहनत से वो अग्निवीर भर्ती भी हो गया, और उसने बहुत लगन से हमारे साथ काम भी किया है। मेरे घर पे गांव में गया, वो उसने हमारे नर्सरीज में काम भी किए। तो ऐसा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं कि जो काम करना चाहते हैं उसके उन तक हम नहीं पहुंच पाते हो, और कुछ लोग हैं जिन तक हम पहुंचते हैं तो वो काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम उनमें अगर कार्य दक्षता बढ़ाए, उनमें उनको कार्य करने के लिए अगर भागीदार जिम्मेवारी दे, उनको दक्ष बनाए, तो ये हमारी राज्य की और हमारी सबकी सफलता होगी। बिल्कुल। अभी आपको काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, आपने बताया कि मैं पैसा देना चाह रहा हूँ उनको, लेकिन लोग नहीं है। हाँ, नहीं, मेरे साथ ही आप कई बार दुकानों में देखते हैं, और महिला को लोग तवज्जो देते हैं कि लिखा रहता है ना किसी भी दुकान में कि लड़कियों की आवश्यकता है, क्योंकि लड़कियां मुझे लगता है कि थोड़ा समय ज्यादा देते हैं और काम भी लॉयली करते हैं। लड़कों में थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं शायद कुछ कमी होगी जिस कारण से वो नहीं दे पाए। तो हमारे साथ भी महिलाएं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। पुरुषों के लिए ओपनली हमने अभी भी ऑफर किया है
फिर भी कम आते हैं। तो मैम थोड़ी सी ये समस्या तो मैंने ग्राउंड लेवल पे देखा है कि लोग, जबकि सैलरी को हमने इतना भी कम नहीं कर रखा है, 8 से लेकर 12,000 तक की हम शुरुआती ऑफर अच्छा, करते हैं। अच्छा। और बाकी उसकी कार्यदक्षता अगर अच्छी है तो वो ज्यादा भी कमा सकता है। अगर वो किसी जगह पे काम कर रहा है और वो अगर उस पर्सन, रिसोर्स पर्सन को कमा के देगा तो वो भी उसको दे सकता है, बिल्कुल, उसको देने में कोई गुरेज तो नहीं। ये बड़ी बात है कि इतना पैसा आप ऑफर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग नहीं मिल रहे हैं, युवा नहीं मिल रहे हैं इतनी बेहतरीन जगहों पर काम करने के लिए। प्रयाग जी बहुत शुक्रिया, आपने हिमालयन डायलॉग्स के थैंक यू मैम। सुनने वालों को इतना वक्त दिया। जी जी, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम चंद्रा जी से भी मुलाकात हमारी हो पाएगी। जरूर मैम, जरूर जी बहुत थैंक यू शुक्रिया। मैम। तो दोस्तों आप सबका भी शुक्रिया, इस कार्यक्रम में अंत तक आप हमारे साथ बने रहे। फिर मिलते हैं हिमालयन हार्ट की किसी और एपिसोड में। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।